तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 मेन सर्किट्स पढ़े थे ऑल्टरनेटिंग करंट के। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू एनालाइज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो ये बेटा ऐसा सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, उसके साथ आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा होगा। ये आर है, ये सी है। इसका ईएमएफ होता है बेटा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ हम लोग को पता है और हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में होते हैं? करंट। ठीक, वी वांट द वैल्यू ऑफ करंट और हमको ये पता करना है कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे पता करनी होती है। अगर हम लोग फेजर की बात करें तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में बोलो करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ईएमएफ प्लॉट करें, तो जरा ध्यान से देखिएगा, दैट ईएमएफ इज लाइक दिस, ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी का करंट भी है। भाई यहां से बोलो आई करंट निकलेगा, इससे होता हुआ वापस ऐसे मान लो चला जाएगा। ठीक, तो बेटा इसी का ईएमएफ हो गया और इसी का करंट हो गया। करंट हमने दोनों का सेम लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। नहीं तो हम वहां ई आर और आई आर लिख देते। आई आर इसलिए नहीं लिखा है हमने क्योंकि करंट दोनों में सेम है। ठीक, तो हमने आई नॉट लिख दिया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फेजर के डायग्राम में हमेशा बोलो मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं, चाहे वो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू यहां पे चाहिए। अब अगर आप कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर में कौन आगे होता है? करंट। कितना आगे होता है? किससे आगे होता है? इसका मतलब बेटा क्या, इसका ईएमएफ पीछे होगा, ईएमएफ ऑफ कैपेसिटर, है ना? तो ये पीछे है और ये इधर की तरफ है। अगर इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए वही लॉ कौन सा है हमारा? पैरेललोग्राम्स लॉ फॉर्मूला। ठीक, पैरेललोग्राम्स लॉ देखो हम लोग लगाने वाले। पैरेललोग्राम्स लॉ, जैसे ही आप पैरेललोग्राम्स लॉ लगाओगे, देखो ये एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। ठीक, अब इसका चेक करिएगा, ये जो रिजल्टेंट है ये क्या यही रिजल्टेंट ई नॉट है बेटा? क्या यही ई नॉट है? ई नॉट का मतलब क्या था? दैट वाज मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ होल सर्किट। पूरे सर्किट के लिए ई नॉट था। और सोचो उसमें से कुछ ये ले गया होगा ई आर और कुछ ये ले गया होगा ई सी। ठीक, इसका और इसका रिजल्टेंट है बोलो ई नॉट। यहां पर वो फॉर्मूला नहीं चलता है कि ई नॉट बराबर ई आर प्लस ई सी, वो नहीं चलता यहां पर। क्यों? क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? फेजर्स को। फेजर्स क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। मतलब यहां वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अब आप लोग मुझे देख करके इसको बताओ, करंट और ईएमएफ में से बेटा कौन आगे दिख रहा है आपको? करंट, है ना? कितना आगे है? पाई। कितना आगे है? पाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ईएमएफ का एक्सप्रेशन तो ये है, करंट के लिए बेटा एक्सप्रेशन बताओ, तो क्या लिखोगे? ये तो ईएमएफ का हो गया। करंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, अगर करंट आगे है तो कितना आगे है? पाई एंगल। तो क्या करंट का एक्सप्रेशन होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब बेटा अननोन चीजें यहां पर क्या है हमारे लिए? आई नॉट और फाई, यही दो चीज निकालना। बिल्कुल सेम एनालिसिस कर रहे हैं, इसके पहले भी कर चुके थे हम लोग। क्या करेंगे? इसका और इसका रिजल्टेंट है बोलो ये, तो यहां पर फॉर्मूला ये लगाते हैं, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई सी कॉस 90। बोलो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और वो बोलो यहाँ पे 90 और कॉस 90 0 होता है। तो वो वाला टर्म पूरा
0 हो गया तो सिंपली ये बचा बेटा हमारे पास, है ना, ये बचा हमारे पास। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर का मतलब ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ई नॉट आर लिख सकते हैं हम लोग। ई सी का मतलब क्या हो गया भाई, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और पूरे सर्किट के लिए इंपीडेंस Z। ठीक, तो हमने XC यहां पे लिखा। फिलहाल यहां से आप लोग चेक करो, अगर मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो क्या वो ई नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आएगा, जिसमें अगर करंट का एक्सप्रेशन है और ईएमएफ के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो क्या ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज है। इसी को यहां पर सर्किट में क्या बोलते हैं हम लोग, इंपीडेंस। सो इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम लोग यहां पर आई नॉट पहले निकालना चाहते थे तो देखो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, और जेड की वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक, तो आई नॉट क्या है, करंट का एम्पलीट्यूड है, ई नॉट क्या है, पीक ईएमएफ यानी ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है, और जेड सर्किट का आप कह लो रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है। क्लियर, दिस इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो एक चीज बेटा हम लोग को मिल गई और वो है आई नॉट। अगली चीज हमको चाहिए जो है फाई, तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, tan फाई। tan फाई का सोचो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये बोलो भाई, ये परपेंडिकुलर कितना है, EC कितना है, EC चेक करो बेटा, अगर ये EC है तो क्या ये भी EC होगा, और ये तो ER था ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये और बेस का मतलब ये, सो दैट विल बी EC अपॉन ER। सो tan फाई कितना होता है, EC बाई ER। सो tan फाई इज इक्वल टू, EC का मतलब होता है I नॉट XC, ER का मतलब होता है I नॉट R। बोलो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, I नॉट से I नॉट कैंसिल होगा तो tan फाई की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट विल बी XC बाई R। इसके पहले वाले सर्किट में कॉपी में चेक करो जरा, क्या बना था वैल्यू tan फाई का, दैट वाज XL बाई R। पिछली क्लास में जो पढ़ाया था दैट वाज XL बाई R, और अभी क्या बना, XC बाई R। तो बच्चों यहां से फाई अगर आपसे कहा जाए तो फाई कितना होगा, दैट विल बी tan इनवर्स XC बाई R। तो ये फाई हमको मिल गया, बोलो ठीक, और हम लोग को आई नॉट भी मिल गया। अगर यहां पर हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करें, अगर हम लोग एक यहां पर ट्रायंगल फॉर्म करें जिसमें ये वाला एंगल फाई मान ले, ये एंगल फाई मान ले, तो बोलो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बोलो परपेंडिकुलर हो गया XC और ये हो गया बेस R, तो ये होगा इनका रिजल्टेंट Z, हाइपोटेनस। और Z कितना होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, वो यहां से भी मिलेगा अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो। ठीक, इसका मतलब ये ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, इंपीडेंस ट्रायंगल। सो दिस इज इंपीडेंस। सेम यही चीजें बोलो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी पढ़ाया था जब हमने LR सर्किट पढ़ाया था तब। ठीक, वहां पर भी सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ XC है और वहां पर XL था। ठीक, XC की वैल्यू अगर कभी रिक्वायर्ड हो, XC ये जो है यहां पर है, तो XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C, या इसी को 1 अपॉन 2 पाई FC भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक भाई, ओमेगा 2 पाई F के बराबर भी होता है, सो वी कैन राइट इट 1 अपॉन 2 पाई FC। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारा सर्किट था, दैट वाज RC सर्किट। और अब हम लोग नेक्स्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सर्किट है बेटा LCR सर्किट। नेक्स्ट वन इज LCR सर्किट। LCR सर्किट का मतलब क्या है,
LCR सर्किट का मतलब क्या है? इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। इस बार बेटा सर्किट में सब कुछ है, ठीक। दिस इज इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। ईएमएफ की वैल्यू वही है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की वैल्यू है। अगली चीज जो हम लोग को यहां पे निकालनी है वो क्या होता है? करंट, ठीक। स्टार्टिंग कहां से होती है? फेजर डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम फिर से ध्यान से देखो जरा। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, देखो सबसे पहले आर का ही फेजर डायग्राम बनाते हैं रजिस्टर के लिए। प्योरली रेजिस्टिव की बात करें बेटा तो दोनों बोलो सेम फेज में होता है, ई आर और आई नॉट बोथ विल बी इन सेम फेज। अगर हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो जरा इंडक्टर के लिए बताओ कौन आगे होता है? ईएमएफ। तो अगर करंट यहां पर है तो इंडक्टर का ईएमएफ बेटा 90 डिग्री आगे होगा। सो दिस इज 90 डिग्री अहेड EL, ठीक, 90 डिग्री आगे हो गया। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसका EMF 90 डिग्री पीछे होगा। सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन EC, दिस इज 90 डिग्री बिहाइंड। क्लियर है? एक 90 डिग्री पीछे है, एक का 90 डिग्री आगे है। हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, ये और ये, ठीक। EL इधर है, EC इधर है, दोनों में कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। लेट अस सपोज फॉर एनालिसिस EL इज ग्रेटर देन EC। अगर इसका EMF बड़ा है तो सोचो, अगर EMF बड़ा होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इधर कहीं आ जाएगा ऐसा? बोलो यार। अगर EL बड़ा है तो EL माइनस EC करोगे तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट आया जिसकी वैल्यू है EL माइनस EC, EL माइनस EC, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका क्या है हमारे पास? कौन सा तरीका है? पैरेललोग्राम। तो ये देखिए पैरेललोग्राम हम लोग यहां से एक प्लॉट कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक मिनट, ये यहां से, है ना, ये भी आगे तक जाएगा, ये वाला भी आगे तक जाएगा। पैरेललोग्राम ठीक है भाई, ठीक। इसके पैरेलल यहां से और इसके पैरेलल यहां से। अब जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो रिजल्टेंट यहां से यहां तक होगा? ये वाला, ये यही रिजल्टेंट क्या E नॉट है? बोलो भाई, यही E नॉट है, ठीक। इस बार देख करके बताओ दोनों में से कौन आगे है? कितना आगे है? पाई एंगल, ठीक। डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया ये, आप लोग जब इसको अपनी कॉपी पे बनाना तो इसको थोड़ा बड़ा कर देना। इसको बड़ा करोगे तो ये बड़ा पैरेललोग्राम बनेगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो जाएगा। बाकी सही है, गलत नहीं है। आइए अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। यहां पर अगर हम लोग करंट का एक्सप्रेशन लिखें तो करंट का क्या बनेगा एक्सप्रेशन? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट पीछे है, कितना पीछे है? 5। सो दैट विल बी ओमेगा टी माइनस 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से बेटा दो चीज निकालनी है, क्या क्या? आई नॉट और 5। आई नॉट निकालने का तरीका क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे थे हम लोग? E नॉट का स्क्वायर किसके बराबर था? ER स्क्वायर प्लस इट विल बी ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। भाई चेक करो, इसका और इसका रिजल्टेंट तो ये था, तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। यही दो का तो रिजल्टेंट निकालना है हमको। तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? I नॉट R का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस I नॉट XL माइनस XC का
होल स्क्वायर लाइक दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। तो ई नॉट स्क्वायर हो गया आई नॉट स्क्वायर, जरा कॉमन करो दोनों में से, क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यहां से अगर हम लोग आई नॉट निकालें तो वो कितने के बराबर होगा, दैट विल बी ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस बार z की वैल्यू कितनी है, बोलो भाई, अंडर रूट, सही है। इस बार सर्किट का इंपीडेंस कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक। अब ये अगर आ गया हमारे पास तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना हुआ, अगेन ई नॉट बाई जेड। सो आई नॉट का हमेशा का फॉर्मूला एक ही है, ई नॉट बाई जेड। अब हमको क्या चाहिए, फाई बोलो कैसे निकलता है, tan फाई, बोलो भाई tan फाई लगाओ जरा ट्रायंगल में, tan फाई का फॉर्मूला बोलो बेटा, यहां से कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या ये है, ये कितने के बराबर है, EL माइनस अपॉन बेस कितना है, ER, क्लियर है। EL की वैल्यू कितनी होगी, I नॉट XL। EC की वैल्यू कितनी होगी, I नॉट XC डिवाइडेड बाई I नॉट R। पूरे में से क्या I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में आएगा XL माइनस XC बाई R, एंड दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ tan फाई। tan फाई अगर हमें पता है तो क्या फाई पता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, क्लियर। यहां भी अगर हम लोग वही ट्रायंगल अगर फॉर्म करते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, तो वो इंपीडेंस ट्रायंगल चेक करो, ऐसा बनेगा कुछ, जिसमें ये एंगल कितना होता है फाई, ये कितना होगा XL माइनस XC, ये कितना होगा R, तो ये कितना होगा Z, और वो Z कितने के बराबर है, इंपीडेंस मतलब फॉर दिस सर्किट इंपीडेंस विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। इज दिस क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर LCR सर्किट हमारे पास है तो EMF और करंट में अगर कंपेयर करेंगे तो EMF आगे होगा, फाई एंगल आगे होगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ई नॉट बाई जेड होती है, जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर ऑब्जर्व करें तो फाई भी हमें मिल जाएगा tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर करके, क्लियर। तो ये था बेटा LCR सर्किट, क्लियर एकदम। अब एक सर्किट हमारे पास यहां पर और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग LC सर्किट। LC सर्किट में इस बार कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टर है और कैपेसिटर है। देखो इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं इनका काफी हद तक नेचर एक जैसा होता है। क्यों एक जैसा होता है, देखिए जरा। इंडक्टर जो होता है दैट, यहां लिख रहा हूं मैं, इंडक्टर जो होता है दैट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी किसमें स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। और कैपेसिटर जो होता है दैट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही जो होते हैं ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इंडक्टर के केस में देखो, अगर ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक, इसमें अगर कुछ भी करंट जाता है तो आप बताइए क्या यहां पर अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी? अंदर यहां पर इस रीजन में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप आ जाएंगी।
और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में होती है वो म्यू नॉट एन आई, सबको पता है। इसका मतलब ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्रिएट कर लेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बोलो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर होगी, तो अगर मैं यहां पे लिखूं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं लिखूं एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी तो सब लोग समझ रहे हैं, एनर्जी कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी में अगर वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एनर्जी डेंसिटी। तो ये अपना अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे कैपेसिटर का, देखिए कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यहां पे बोलो प्लस होता है, यहां पर माइनस होता है, जिसकी वजह से यहां पर अपने आप कौन सी फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है अंदर। तो ये जो भी एनर्जी स्टोर करता है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, ठीक। तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी जो होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है ये। वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, और एनर्जी डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, ठीक। सिमिलरली अगर यहां पर फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो चेक करो यहां भी हाफ होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था भाई साहब तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा बी स्क्वायर। वहां पर अगर एप्सिलॉन नॉट है तो यहां पर म्यू नॉट होगा, और अगर उसका एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो इसका म्यू नॉट नीचे होगा। क्या ये बात आपको पता है भाई? इलेक्ट्रो में कांस्टेंट क्या था, इलेक्ट्रो में कांस्टेंट क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे एप्सिलॉन नॉट नीचे था, और मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई अभी भी नीचे है लेकिन म्यू नॉट ऊपर है। इसका मतलब इलेक्ट्रो के जिस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा, तो मैग्नेटिज्म में अगर मिलता जुलता है तो उसमें वो नीचे होगा, और इलेक्ट्रो में नीचे है तो मैग्नेटिज्म में ऊपर होगा। बात समझ में आई, क्लियर? तो इसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 म्यू नॉट टाइम्स बी स्क्वायर। क्लियर है? अब होता क्या है, जब आप एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर लो, चार्ज करके तुरंत उसको कनेक्ट कर दो किसी इंडक्टर में, तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो बोलो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जैसे ही तुमने उसको कनेक्ट किया उस इंडक्टर कॉइल के साथ, वो तो अभी अनचार्ज था, ठीक। इसमें से एनर्जी इसमें जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी अब इसको चार्ज करना शुरू करेगी, क्योंकि दोनों चार्ज होना चाहते हैं। तो बस मैटर ये है कि मान लो ये भी चार्ज होना चाहते हैं, हम भी चार्ज होना चाहते हैं, ठीक। हमारे पास से एनर्जी इनके पास गई, फिर इनके पास से हमारे पास आई, फिर हमने इनको एनर्जी दिया, इन्होंने हमको एनर्जी वापस किया। बात समझ में आया? तो एनर्जी इधर से इधर जाती है, फिर इधर से वापस इधर आती है, फिर इधर से इधर जाती है, मतलब एनर्जी बार बार उसी सर्किट में घूमती रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। इसका मतलब बच्चों यहां पर एनर्जी ऑसिलेट करने वाली है, ठीक। सो वी कैन राइट हियर एनर्जी ऑसिलेट्स between inductor and कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तब इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज होगा, जब इंडक्टर हाफ चार्ज होगा तब कैपेसिटर भी हाफ चार्ज होगा, जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा डिस्चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि एनर्जी उसी की है जो इधर आ रही है, क्लियर, और इसकी है जो उधर जा रही है।
तो अगर एक फुल है तो एक जीरो होगा, ये जीरो हुआ तो ये फुल हो जाएगा, दोनों बीच में है तो दोनों बीच में। बात समझ में आई? तो ये वाला मैटर होता है किसी भी एलसी सर्किट में। बाकी इसका बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस, फेजर वगैरह ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसमें सिर्फ थ्योरी आपको बस पता होनी चाहिए कि एनर्जी का यहाँ पर ऑसिलेशन होता है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब इसके बाद के कॉन्सेप्ट को समझो। अगला कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस इन LCR सर्किट। रेजोनेंस इन LCR सर्किट। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री वाला चलो बता दो। अच्छा, LCR तो छोड़ो, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस बता दो। अच्छा क्या होता है? हाँ, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग। रिंग में जब वो डीलोकलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है पूरे रिंग में। जब इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो घट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जब वो रिंग में जाके बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है, बोलो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे पहाड़ के एकदम टॉप पे खड़े जाओ, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, लेकिन इधर जरा सा हिले तो इधर नीचे गए खाई में, और इधर हिले तो इधर गए नीचे खाई में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन अगर हम किसी खाई में ऑलरेडी नीचे हैं तो अब कितना गिरेंगे? जितना गिरना था गिर चुके। बोलो यार। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं आप तो उधर से आप थोड़ा ऊपर उठेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, और थोड़ा इधर की तरफ उठेंगे तो फिर नीचे ढंग जाएंगे। कहने का मतलब वो स्टेबल कंडीशन। न्यूट्रल का मतलब होता है प्लेन में आप है, तो आप इधर खिसक गए तो इधर ही बैठ जाएंगे, इधर खिसक गए तो इधर ही बैठ जाएंगे। ठीक, वो खैर अलग चीज हो गई, वो केमिस्ट्री की बात हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में रेजोनेंस का क्या मतलब है। फिजिक्स में रेजोनेंस का बच्चों मतलब होता है, अगर इंटरनल जो सर्किट है, सर्किट की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, अगर वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो पूरे सर्किट में जो एनर्जी होता है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनल सर्किट मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। जस्ट लाइक रेडियो। रेडियो में जैसे आप सबने रेडियो सुना होगा 93.5 रेड एफएम, है ना। अगर 93.5 एफएम में सुन रहा हूं, ट्यूनिंग करते करते हम 93.4 एफएम तक पहुंच जाएं, अब 93.4 तक पहुंच जाओगे तो रेड एफएम की हल्की फुल्की कुछ आवाज आएगी, लेकिन क्लियर नहीं आएगा। जैसे ही 93.5 पर पहुंचे, बोलो एकदम फुल एचडी में आवाज आने लगती है, एकदम क्लियर वॉइस आने लगती है। अब वो क्या है? अगर आपके मोबाइल का जो रिसीवर है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और सैटेलाइट में जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है रेडियो के लिए उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो तुरंत सर्किट आपका कंप्लीट और जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई। वही काम यहां पर होता है। ठीक, 11th में जब आप लोग थे तो वहां पर भी आपको रेजोनेंस की बात की गई होगी आपसे, वहां भी आपको रेजोनेंस पढ़ाया गया होगा कि जब सैनिक लोग लेफ्ट राइट करते हैं तो वो जब मार्च करते हैं तो उनकी भी पैर पटकने की एक फ्रीक्वेंसी है। सब एक साथ लेफ्ट पैर पटकेंगे, फिर सब एक साथ राइट पटकेंगे। तो जब वो किसी पुल पर होते हैं तो वहां पर उनको अलाउड होता है कि वो अपना मार्च ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से नॉर्मली चले जाएं। अदरवाइज वो एक साथ अगर पैर पटकेंगे तो उनके पैर पटकने की फ्रीक्वेंसी अगर पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो पता नहीं वो पुल झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, तो उसके टूटने के चांस होते हैं। तो वैसा ही कुछ काम यहां पर हो रहा है। अब अगर हम लोग किसी भी एलसीआर सर्किट की बात करें तो बेटा एलसीआर सर्किट में ईएमएफ हमको पता है कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको करंट भी पता है कितना होता है, आई बराबर आई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अब होता क्या है कि अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ, अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बिकम मैक्सिमम।
क्योंकि हमने आपसे कहा ना एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये जो करंट एनर्जी है भाई, यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बिकम मैक्सिमम। और करंट का ये एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होना है तो डिनोमिनेटर बोलो जीरो हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम करंट, अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट बोलो ये जो इंपीडेंस है सर्किट का Z, दैट विल बिकम मिनिमम। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर करंट मैक्सिमाइज होगा तो डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा, सो Z विल बिकम मिनिमम। और Z ये है आपके सामने लिखा है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर इसको मिनिमम होना है तो बोलो परफेक्ट स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। दैट मींस फॉर मिनिमम Z दिस XL माइनस XE का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। इंपीडेंस अगर मिनिमम होना है, देखो Z का तो हम कुछ कर नहीं, मतलब R का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है, ठीक। बस यही हो सकता है कि XL XC के बराबर हो जाए। अगर ये बराबर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और बोलो ये टर्म 0 से ज्यादा और नीचे नहीं गिर सकता, ये ऑलरेडी इसकी मिनिमम वैल्यू सेट है। कितनी सेट है? 0। और अगर इसकी वैल्यू भाई साहब 0 हो गई तो XL जो है वो कितने बराबर होगा? XL होता है बेटा ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/LC के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी हमें? दैट विल बी 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, और ओमेगा बोलो 2πf के बराबर भी होता है। तो यहां से f भी मिल जाएगा, यानी वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जिस पर रेजोनेंस होने वाला है। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 1/2π√LC, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf, तो 2π नीचे चला गया। और ये फ्रीक्वेंसी बेटा कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि रेजोनेंस होने का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बिकम मैक्सिमम, करंट विल बिकम मैक्सिमम। और करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये भाई साहब E0 था ना, ये तो मिसप्रिंट हो गया, ये E0/√, ये सब था ना। तो कहने का मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा, सो दैट करंट विल बिकम E0 डिवाइडेड बाई केवल R, डिवाइडेड बाई R। क्यों R? क्योंकि ये टर्म 0, ये वाला टर्म बेटा 0 हो गया, तो क्या बचा? √R², और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो बोलो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? दैट इज E0 बाई। इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस अगर आपसे बोला जाए कि भाई बताओ जरा कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस क्या क्या होता है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या बताएंगे? करंट विल बिकम मैक्सिमम। बोलो भाई, करंट विल बिकम मैक्सिमम। कितना करंट हो जाएगा? E0 बाई R, E0 बाई। सर्किट का इंपीडेंस जो है दैट विल बिकम मिनिमम। कितना हो जाएगा वो? कितना हो जाएगा? R के बराबर। कितना हो जाएगा भाई? XL माइनस XC तो 0 हो गया, तो केवल R बचा ना। डिनोमिनेटर में R से डिवाइड करवाया था वहां पे हम लोगों ने, यहां मैं लिख दे रहा हूं दैट इज इक्वल टू E0 बाई R। तो सर्किट जो है उसका इंपीडेंस बेटा मिनिमम हो गया। दैट मीन्स सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योरली
रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो वो लोग करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में, इसका मतलब करंट एंड ईएमएफ इन सेम फेज। और अगर दोनों सेम फेज में हैं तो भैया फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई कितना हो गया, 0 डिग्री बराबर। तो फेज डिफरेंस हो गया 0, करंट ईएमएफ सेम फेज में, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इंपीडेंस सर्किट का मिनिमम आर के बराबर और करंट सर्किट का मैक्सिमम ई नॉट बाई आर के बराबर। बात समझ में आ गई? आप लोगों के सिलेबस में केवल सीरीज एलसीआर सर्किट है, पैरेलल एलसीआर सर्किट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी बात हम लोगों ने भी नहीं की है। क्लियर है? ठीक। अब एक कुछ आखिरी चीजें हैं छोटी छोटी इस चैप्टर में, जैसे एक कॉन्सेप्ट है यहां पर पावर का, पावर इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर निकालने को देखो अगर कभी कहा जाए तो कैसे आप निकालोगे? देखो भाई, आपने 7 तरह के एसी सर्किट्स पढ़े, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, एलआर, सीआर, एलसी और एलसीआर, 7 पढ़े आपने। 7 सर्किट्स के लिए अब हम चले या तो अलग अलग पावर निकालें, ठीक, सबके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 बार ना करना पड़े इसलिए एक जनरल बात करते हैं, एलसीआर की बात करते हैं। अगर एलसीआर सर्किट का पावर निकाल लिया और हमसे कहा गया कि नहीं केवल एलआर का बताओ, तो सी 0 कर देंगे, सी हटा देंगे फार्मूले से, ठीक। तो कहने का मतलब हम जनरल बात करते हैं। किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए, फॉर एनी एलसीआर सीरीज, किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, बोलो ईएमएफ कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट बेटा बोलो कितना होता है इसमें, +5 या -5, याद करने की जरूरत भी नहीं है। एलसीआर सर्किट में करंट पीछे होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। सो ओमेगा टी -5। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं बेटा पावर क्या होता है किसी भी सर्किट में, करंट कैरिंग सर्किट में पावर क्या होता है, तो आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। पावर क्या है, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R होता है ना पावर। पावर का मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, P = VI, जहां पे V वोल्टेज था, I करंट था। यहां पर वोल्टेज की जगह क्या होता है, तो भाई ईएमएफ इंटू करंट। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला एक यहां पर क्या हो गया, ईएमएफ इंटू करंट। तो पावर हम लोग लिख सकते हैं, ईएमएफ को लिखो बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 के बराबर। जरा ध्यान से देखिएगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 ये बनेगा। अगर हम लोग देखो, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक बनाने के चक्कर में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 का डिवाइड किया उसको हमने ऐसा लिख लिया, चेक करो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 2 का मल्टीप्लाई हमने किया है और 2 का हमने डिवाइड भी कर लिया है। ये जो कलाकारी हम लोगों ने किया, या ये जो मैनिपुलेशन हम लोगों ने किया, इससे फायदा क्या हुआ, ये जो E0/√2 है, क्या ये आरएमएस वैल्यू बन गई? याद करो, आरएमएस वैल्यू क्या होती थी यहां पर, I0/√2, E0/√2। तो ये E RMS और ये I RMS है। ये बेटा एक मैथ्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B। नहीं पता है तो लिख लो कहीं पर, 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B।
तो ये बेटा बना कॉस, अब a माइनस बी करो जरा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा ये मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ठीक, अब बेटा चेक करो, ए की जगह हमारे पास ओमेगा टी है और बी की जगह हमारे पास ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो जरा चेक करिएगा ए माइनस बी कितना आएगा, केवल फाइव आएगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस, केवल फाइव बचेगा। ठीक, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो सिंपल हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। बोलो, ये वैल्यू आ गई पावर की। इज दिस क्लियर? और ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि ये पावर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये पावर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज instantaneous power, that means it is value of power at a particular instant of time। टाइम की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे तो ये पावर भी बोलो चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। क्लियर? ये वैल्यू जो आई यार, ये भी बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आई है, रटने लायक फॉर्मूला आया नहीं है। तो ऐसे में अब इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, इतना मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग समझे, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका एवरेज वैल्यू बताओ, पावर का एवरेज वैल्यू, तो भाई ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यहां तक का तो हम कुछ कर नहीं सकते अगर एवरेज निकालना है, ये तो सेम रहेगा। कॉस फाइव कांस्टेंट टर्म है, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यही वैल्यू चेंज हो रही है। और कॉस एक ऐसा टर्म होता है जिसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो बोलो कॉस की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। अगर कोई वैल्यू कॉस या साइन दोनों की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि -1 से +1। अभी याद करो जब अल्टरनेटिंग करंट जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन भी हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाला था और मैंने कहा था कि हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है, तो 0 एवरेज। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉस की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब बेटा एवरेज पावर का फॉर्मूला ये याद करने लायक है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्लियर है? इसमें भी चेक करो, इसमें भी चेक करो, अगर केवल इतनी चीजों को ऑब्जर्व किया जाए, भाई ईएमएफ इंटू करंट पावर होता है, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये भी तो कोई पावर होगा। भाई दो चीज का प्रोडक्ट है, किसका किसका? ईएमएफ और करंट का, तो ये भी तो कुछ देखने में पावर जैसा लग रहा है। इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मतलब हमको लग रहा है कि ये फॉर्मूला पावर जैसा है। तो यहां पर जरा चेक करिए, रियल एवरेज पावर, रियल एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू एपरेंट पावर यानी कि P apparent मल्टीप्लाइड बाई अ टर्म cos फाइव। क्लियर है? इसका मतलब cos फाइव एक ऐसा टर्म बन गया जिसको अगर एपरेंट पावर में मल्टीप्लाई कर दें तो उसको क्या बना देता है? रियल पावर। मतलब एपरेंट पावर में cos फाइव मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है? रियल पावर। तो इसीलिए उस cos फाइव वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर वो टर्म हो गया जिसको एपरेंट पावर में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? रियल पावर। सो एवरेज पावर इज एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई
पावर फैक्टर यानी कि cos फाई। कुछ समझ में आया? बोलो भाई। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रियल एवरेज पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर, या फिर पावर का पूरा फॉर्मूला क्या है? ERMS IRMS cos फाई। अब अगर मैं आपसे कहूं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो बोलो EMF और करंट दोनों सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस अगर 0 है तो पावर फैक्टर कितना है? 1। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई। क्या होता है? फाई। फाई 0 है ना, बोलो भाई, तो पावर फैक्टर कितना होगा? 1। मैं आपसे कहूं प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बोलो 90 डिग्री आगे पीछे होते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना है? 90। फाई 90 है, तो पावर फैक्टर कितना होगा? 0। बोलो यार। मैं आपसे कहूं LCR सर्किट में पावर फैक्टर कितना है? cos फाई। cos फाई का फॉर्मूला वहां पे जरा सोचो क्या होता है? किसी भी LCR सर्किट में cos फाई क्या होता है? R बाई, बोलो यार, R बाई Z। तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल जो आपको पढ़ाया गया था इसी चक्कर में पढ़ाया गया था, वरना उसका कोई काम था नहीं वहां पे। ठीक है, तो cos फाई अगर किसी भी LCR सर्किट के लिए हम लोग बात करें तो cos फाई का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? R बाई Z। इज दिस क्लियर? cos फाई कभी भी निकालना होगा, कितना होगा? R बाई Z। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा।